जो छोटी सी दुकान में सेल्समैन दिखाई दे रहा है ये कोई और नहीं बल्कि विकास दिव्यकृति जी हैं। हाँ वही दिव्यकृति सर जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि IAS से हर साल कई सारे स्टूडेंट UPSC का एग्जाम क्लियर करते हैं। घर में पैसों की तंगी की वजह से विकास जी ने UPSC करने की सोची। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन भी हो गया लेकिन मनचाही जॉब नहीं मिली। इसके बाद से 3 और भी अटेम्प्ट किए लेकिन हर बार निराशा का सामना करना। दृष्टि IAS भी उन्हीं की मजबूत इरादों का ही नतीजा है जो कि आज लाखों एस्पिरेंट्स की मदद कर रहा है। तो आखिर विकास दिव्यकृति सर के लिए एक मामूली सेल्समैन से लेकर $6 मिलियन की कंपनी बनाने तक का ये सफर कैसा रहा, इस सफर में कौन कौन सी मुश्किलों से उनका सामना हुआ और क्या वजह थी कि उन्हें पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ गया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों जानने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। विकास दिव्यकृति जी की ये स्टोरी की शुरुआत होती है 26 दिसंबर 1973 से, जब हरियाणा के अंदर भिवानी नाम के एक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। उनके फादर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे और उनकी माँ भी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। अब वैसे तो विकास ने अपने मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से ही कम्प्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू से ही मैथ्स और हिंदी से इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो पूरा समय इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को देने लगे। और यही वजह थी कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स तो उनकी समझ में ही नहीं आते थे। हालांकि ट्यूशन वगैरह करके किसी तरह से उन्होंने बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई किया, लेकिन अभी भी हिंदी के प्रति उनका लगाव उनकी बातचीत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे चलकर विकास दिव्यकृति जी ने हिस्ट्री से BA करने की सोची, लेकिन इस टाइम पर किसी कारण की वजह से उनके घर के हालात इतने खराब हो गए कि गुजारा कर पाना भी काफी मुश्किल होने लगा था। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो मजबूरन अपना खर्च निकालने के लिए एक शॉप में सेल्समैन की भी जॉब करने लगे। और हाँ, विकास दिव्यकृति जी को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के टाइम पर वो राजनीति में भी काफी एक्टिव हो गए थे और वहाँ पर वो कई सारे सोशल मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। आगे चलकर कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होकर वो IAS का सपना देखने लगे और यही वजह थी कि MA के साथ साथ उन्होंने UPSC की भी तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई। दोनों में बातचीत बढ़ी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब क्योंकि उस टाइम तक विकास जी के बड़े भाई की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों से बताने में वो थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे। लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके उन्होंने अपने पिता से तरुणा के बारे में बात की और अपने फीलिंग्स को शेयर किया। इस पर उनके पिता ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो। और इस इंसिडेंट के बाद से तरुणा जी की बातचीत अब विकास जी के पेरेंट्स से भी होने लगी और वो लोग शादी के पहले ही इतने घुल मिल गए थे कि मानो वो तरुणा जी को पहले से ही अपने फैमिली का मेंबर मानने लगे हो। आगे चलकर मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद विकास दिव्यकृति जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगे और 1996 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर UPSC के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो फिर ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट में वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा फॉर्म फिल किया जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सिलेक्ट किया और अगले कुछ महीनों तक विकास दिव्यकृति जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे ही इनके घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब एग्जाम में सिर्फ 7 दिन ही बचे थे और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब इस बात की खबर तरुणा जी को हुई तो उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी भी बातों का कोई फायदा नहीं दिखा तब उन्होंने दिव्यकृति जी के पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया और उनकी कंडीशन के बारे में बताया, जिसके बाद से विकास दिव्यकृति जी के पिता ने उन्हें फोन पर समझाया कि तुम एग्जाम में बैठोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, बात नहीं बनेगी या तुम सेलेक्ट नहीं होगे, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। और फिर अपने पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और वो एग्जाम देने के लिए एग्री हो गए। इसके बाद से जब विकास दिव्यकृति जी ने एग्जाम दिया तो फिर प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बाकी था तो सिर्फ इंटरव्यू देना, जिसके लिए वो काफी कॉन्फिडेंट थे। इसी बीच 26 मई 1997 को उन्होंने तरुणा वर्मा जी से शादी कर ली और दोस्तों शादी के कुछ टाइम के बाद ही विकास दिव्यकृति जी का इंटरव्यू हुआ और फिर उसमें भी उन्हें सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट आया तब विकास दिव्यकृति जी का रैंक था 384। अब वैसे तो विकास जी को उम्मीद थी कि उनकी पोजीशन टॉप 20 में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस पर उन्हें काफी निराशा भी हुई। और उस समय IAS की 56 और IPS की 36 सीट अवेलेबल थी और उन्हें CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन उस समय पोस्ट के लिए वो मेडिकली फिट नहीं थे, इसलिए वो सीट भी विकास दिव्यकृति जी के हाथों से निकल गई। इसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला। अब क्योंकि विकास दिव्यकृति जी का इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए 8-10 महीने के बाद भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आगे भी उन्होंने अपने मनचाहे जॉब के लिए UPSC के कई सारे अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन कभी भी उनका मेंस में नंबर कम हो गया तो कभी वो इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए।
दिव्यकृति जी जब तैयारी कर रहे थे तभी से कुछ स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने आया करते थे और वो उनके पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि जल्दी विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उनके सारे स्टूडेंट्स एक रूम में आते ही नहीं थे। और दोस्तों स्टूडेंट्स के ही डिमांड के चलते 1 नवंबर साल 1999 के दिन विकास दिव्यकृति जी ने दृष्टि IAS को इस्टेब्लिश किया और इस इंस्टीट्यूट रन करने के साथ ही उन्होंने अपनी MPhil यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसफी हिंदी सब्जेक्ट से PhD और LLB जैसे डिग्रीज भी हासिल कर ली। और दोस्तों इनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा और UPSC का प्रिपरेशन छोड़ने के बाद इन्होंने अपना मेन फोकस दृष्टि IAS पर देना शुरू कर दिया। शुरुआत में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के मुखर्जी नगर में खोला गया था, लेकिन बढ़ती हुई मांग की वजह से जयपुर, प्रयागराज, इंदौर और लखनऊ जैसे शहरों में भी इस इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस को ओपन किया गया। अब दोस्तों विकास दिव्यकृति जी का कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इनकी लाइफ में एक चीज अभी भी मिसिंग थी और वो थी पॉलिटिक्स। एक्चुअली साल 2015 में कुछ खास लोगों के सजेशन से विकास जी ने पॉलिटिक्स में भी जाने का मन बनाया और शुरुआत इन्होंने अपने सोसाइटी के इलेक्शन से की। उनकी अच्छे व्यक्तित्व की वजह से उन्हें यहाँ पर जीत मिली और फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सारे अच्छे काम किए। सोसाइटी में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव साफ दिखाई दिए गए। यहाँ तक कि अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सारा डिस्कशन लोगों के सामने ही होता था। उनके काम करने का तरीका और ईमानदारी को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन यहाँ पर कुछ आलोचक भी हुए जिनसे इन्हें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। साथ ही इनके विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहते थे जिससे दिव्यकृति सर परेशान रहने लगे। ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी इनके ऊपर कई तरह के झूठे आरोप लगाए गए और यही वजह थी कि पद संभालने के 15 दिन बाद से वे बीमार रहने लगे। और विकास दिव्यकृति सर ने काफी टाइम तक अपना इलाज करवाया, मल्टीपल टेस्ट करवाए और कई डॉक्टर्स को भी बदला गया, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। और फिर आगे चलकर 1 साल के बाद जब उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया तब उस डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बताया कि आप फिजिकली पूरी तरह से फिट हो, आपको सिर्फ किसी तरह की एंजाइटी है। इसके बाद डॉक्टर के सजेशन पर वो 1 हफ्ते तक अपने मोबाइल फोन से दूर रहे, जिससे उनकी कंडीशन काफी बेटर हो गई। इस एक्सपीरियंस के बाद से विकास सर अपने कंडीशन को लेकर थोड़े सीरियस हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर आप लंबे समय तक एंजाइटी में रहेंगे तो फिर आपको मेडिसिन लेने की आदत लग जाएगी। ये सब सामने आने के बाद से विकास सर को तो इतना समझ आ चुका था कि अगर वो राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर उन्हें कभी भी फिट नहीं रह पाएंगे। और ऐसे में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया। और कमाल की बात तो ये है कि इस्तीफे से सिर्फ 6-7 दिन के बाद से ही उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी। और दोस्तों इन सभी इवेंट की वजह से विकास दिव्यकृति सर ने फैसला किया कि अब वो राजनीतिक से अपना कदम पीछे कर लेंगे। राजनीति छोड़ने के बाद दिव्यकृति जी ने उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का सोचा जो कि UPSC की प्रिपरेशन के लिए फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। काफी सोचने समझने के बाद साल 2017 में उन्होंने अपने 2 YouTube चैनल शुरू किए ताकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से वे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इनके एक YouTube चैनल का नाम है दृष्टि IAS और दूसरे का नाम है दृष्टि IAS इंग्लिश, जहाँ से वो लाखों स्टूडेंट्स को UPSC की प्रिपरेशन कराते हैं। और दोस्तों दिव्यकृति सर टीचिंग में इतने माहिर है कि हर साल इनके कोचिंग से कोई न कोई UPSC जरूर क्लियर करता है। इनके पढ़ाए गए IAS ऑफिसर पर तो फिल्म भी बन चुकी है, जिसे शायद आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा, जिसका नाम है 12th फेल। और आज के समय में जो स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे, उन स्टूडेंट्स को विकास दिव्यकृति सर की बातें बेहद पसंद है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल पर्सनैलिटी और काम नेचर लोगों को खूब अच्छा लगता है। वैसे दोस्तों आपको दिव्यकृति सर और उनकी बातें कैसी लगती हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही आज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अब दोस्तों आपने ये सभी बातें तो जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर विजय माल्या स्कैम की असल सच्चाई क्या है? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।